अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स डिफाइन इस तरह है। डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें एक इवेंट के अकर या ना अकर होने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो जाए। सो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसको उस पर असरअंदाज होता है, उसको चेंज करता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए उससे पहले, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझ सकें। सपोज करते हैं हमारे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 6 बॉल्स है, 3 रेड बॉल और 3 वाइट बॉल। तो उस बैग का जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? 3 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल्स उस बैग के अंदर मौजूद है। अब हम रैंडमली 2 बॉल को चूज करते हैं। एक बॉल को पहले चूज करते हैं और दूसरे बॉल को सेकंड चूज करते हैं। लेकिन उन बॉल्स को जब हम चूज करते हैं तो उन बॉल्स को हम विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स जब हम इस बैग से बॉल निकालेंगे तो वो बॉल हमने दोबारा बैग में वापस नहीं रखना। इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो चूज करते हैं। तो एक इवेंट हमारे पास, फर्स्ट इवेंट सपोज कर दे आर, एक इवेंट है जिसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट बॉल, अगर हम उसमें से फर्स्ट बॉल क्या करें? चूज करें, और वो फर्स्ट बॉल क्या हो? रेड बॉल हो। फर्स्ट बॉल चूजन इज अ रेड। गौर से देखें इस एग्जांपल को। सेकंड हमने इवेंट कंसिडर किया जिसमें सेकंड बॉल, क्योंकि हम 2 बॉल रेंडमली चूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक इवेंट अकर जिसमें फर्स्ट बॉल रेड हो, और सेकंड इवेंट जो है उसमें हम सेकंड बॉल जब चूज करेंगे तो वो क्या हो? वो हमारे पास वाइट बॉल हो। सेकंड बॉल चूजन इज अ वाइट। अब हमने क्या करना है? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फाइंड करनी है। तो यहां देखें, अगर आप देख ले तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? 6। फर्स्ट इवेंट में आपके पास कितने आएंगे? n ऑफ r, वो हमारे पास है 3, और n ऑफ w क्या है? वो भी 3 है। यहां गौर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ r क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ r अगर आप फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ r n ऑफ r डिवाइडेड बाय n ऑफ s होता है बाय डेफिनेशन। इसको हम लिखते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ देखें, n ऑफ r 3 है और n ऑफ s हमारे पास 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स फाइंड करेंगे तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ r नजर आ रहा है। यहां देखें, w जो है सेकंड बॉल है, तो हम जब बैग से एक बॉल चूज करेंगे, जब आप बैग में हाथ डालेंगे और फर्स्ट आपने एक इवेंट कर दिया जिसमें फर्स्ट बॉल आपने रेड चूज कर दिया, तो यहां विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा? जब आप बॉल चूज करेंगे तो बैग में कितने बॉल रह जाएंगे? 5 बॉल्स। आपने एक चूज कर दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया, वो बैग से निकल गया, तो बैग में टोटल 5 बॉल है। अब जब आपके पास टोटल 5 बॉल होगा तो n ऑफ s1 में लिख लाऊं, यानी सैंपल स्पेस की जो तादाद है वो रिड्यूस हो जाती है। जब सैंपल स्पेस की तादाद रिड्यूस होगी तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट इवेंट। जब आपका फर्स्ट इवेंट अकर हो जाए तो सैंपल स्पेस की तादाद रिड्यूस हो जाएगी 5। तो जब आप वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास सेकंड बॉल जो है वो वाइट हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास वाइट बॉल बैग में कितने हैं?
क्योंकि आपने रेड बाल को चूज किया है, तो रेड बाल बैग में 2 है और वाइट बाल कितने हैं, 3 है, तो टोटल तो 5 हो जाएंगे, लेकिन वाइट बाल आपके पास 3 है। अब आप जब वाइट बाल चूज करोगे तो कितने में से चूज करोगे, 6 में नहीं करेंगे, बल्कि कितने में करेंगे, 5 रिमेनिंग बाल में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल जो है वो आपके पास क्या होगी, 3 आउट ऑफ 5, यानी 3/5। यहां देखें, अगर फर्स्ट बाल आपके पास रेड, फर्स्ट इवेंट में रेड की बजाय व्हाइट बाल आप चूज करें, रेड की बजाय व्हाइट बाल चूज करें फर्स्ट इवेंट में, तो फिर आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है, यानी 1/2 आ जाएगी। लेकिन जब आप दोबारा सेकंड इवेंट में व्हाइट बाल फिर से चूज करेंगे, तो गौर से देखें, जब आप फर्स्ट बाल व्हाइट चूज करें तो बैग में 5 बाल रह जाएंगे, लेकिन सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास वाइट बाल 2 होंगे अब, और टोटल बाल क्या होंगे, 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5। तो अब इन दोनों को देख लें, इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है, व्हाइट बाल की प्रोबेबिलिटी यहां पे 3/5 आ रही है और व्हाइट बाल की प्रोबेबिलिटी यहां पे 2/5 आई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास फर्स्ट इवेंट अकर हो या ना हो, तो उसकी अकरेंस की वजह से सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है, वो चेंज हो रही है। अगर आपके पास फर्स्ट बाल वाइट आपने चूज कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, लेकिन उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बाल, यानी सेकंड बाल मींस सेकंड बाल यहां पर हमने वाइट चूज किया है तो उसकी 3/5 है। लेकिन अगर आप फर्स्ट बाल को रेड की बजाय वाइट चूज करें तो फिर सेकंड बाल की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, जो कि वाइट बाल आपने चूज करना है, तो वो 2/5। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट इवेंट अकर हो या ना हो, अगर अकर हो या ना हो, उस केस में आपके पास सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो रही है। तो फर्स्ट सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है फर्स्ट इवेंट की अकर होने या ना होने के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में आपका फर्स्ट सेकंड इवेंट डिपेंड कर रहा है फर्स्ट इवेंट की अकरेंस पे या नॉन अकरेंस पे। तो इसका मतलब कि 2 इवेंट्स यहां पर क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, ये 2 इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब जब डिपेंडेंट इवेंट्स की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो उस केस में आपके पास एक पॉइंट आप और नोट कर ले कि जब आपके पास इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे तो उस केस में जब एक इवेंट अकर हो जाए उसके बाद आपका जो सैंपल स्पेस है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है जब एक इवेंट अकर हो जाए। तो जब साइज रिड्यूस होगा तो उस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, लेट या इफ ए एंड बी आर टू events, if A and B are 2 events and probability of A greater than 0, then probability of event P given A is defined as, तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। गिवन क्या है, ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये एंड मैंने लिखा है तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये इक्विवेलेंट हो सकता है किस तरह, इसको हम कुछ केस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए, तो ये इक्विवेलेंट है इसके, यानी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये है। अब ये कैसे आता है, तो ये सिंपल है, जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फाइंड करनी थी, तो एन ऑफ आर डिवाइड बाय एन ऑफ एस लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस हो जाएगा, और यहाँ भी एन ऑफ
ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस के साथ कैंसिल, तो ये इसके इक्वलेंट बन सकता है। ठीक है, अगर इसी को हम रीराइट कर दें, इसी को हम रीराइट कर दें इस लॉ को, तो क्या बनेगा, ये बन सकता है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब आपके पास इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन लॉ आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। आप काफ़ी लंबा एग्जांपल नज़र आ रहा है, इसमें डिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली समझ आ जाएगी अगर आप इसको गौर से देखेंगे। फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है डिपेंडेंट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो गौर से देखें, अ बॉक्स कंटेन्स 6 10 ओहम रेजिस्टर्स एंड 30 ओहम रेजिस्टर, यानी उसमें 6 जो है वो 10 ओहम के रेजिस्टर है और 10 जो है वो 30 ओहम के रेजिस्टर्स हैं। ओहम इज द यूनिट फॉर द रेजिस्टर्स। ठीक है, सर्किट्स में लगते हैं। द रेजिस्टर्स आर ऑल अनमार्क्ड, किसी भी रेजिस्टर के ऊपर कुछ लिखाई नहीं है, उस पर यह नहीं लिखा कि ये 10 ओहम रेजिस्टर, उस पर कोई लिखाई नहीं। एंड आर द सेम फिजिकल साइज, उसका साइज भी सेम है, साइज भी डिफरेंट नहीं है। सो ए पार्ट ए क्या कहता है, वन रजिस्टर इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में से एक रजिस्टर उठा लिया गया है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 10 ओहम रजिस्टर, इट इज अ 30 ओहम रजिस्टर। रजिस्टर के ऊपर कोई मार्क नहीं है और उसका साइज भी सेम है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा रजिस्टर 30 का है और कौन सा रजिस्टर 10 का है। ठीक है, उसमें हम फर्क नहीं कर सकते। सो सेकंड क्या कहता है, एट द स्टार्ट 2 रजिस्टर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। स्टार्ट में 2 रजिस्टर्स को, कितने रजिस्टर्स को, 2 रजिस्टर्स को सेलेक्ट किया है फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर 10 ओहम रजिस्टर, यानी आपने दोनों इवेंट्स के ऊपर आपका फर्स्ट इवेंट और सेकंड, क्योंकि आप 2 को चूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट इवेंट में एक को चूज कर रहे हैं, सेकंड इवेंट में दूसरे रजिस्टर को चूज कर रहे हैं, तो दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, दोनों इवेंट्स के ऊपर आपको 10 ओहम रजिस्टर्स मिलना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द फर्स्ट इज 10 रजिस्टर एंड द सेकंड इज 30 ओहम रजिस्टर। फर्स्ट पे 10 रजिस्टर और सेकंड पे 30 ओहम का रजिस्टर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और दोनों के ऊपर आपके पास 30 ओहम का रजिस्टर मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ देखें, सपोज करते हैं आपके पास बॉक्स में 6 और 10, तो टोटल आपके पास बॉक्स में क्या कितने होंगे, सैंपल स्पेस की जो तादाद है बॉक्स में रजिस्टर्स होंगे 6 प्लस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो टोटल बॉक्स में 16 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये उसका सैंपल स्पेस का साइज हो गया, साइज ऑफ द सैंपल स्पेस। तो अब लेट करते हैं ए इज इक्वल टू एक इवेंट। अब उस इवेंट में क्या है, फर्स्ट इज सेलेक्टेड आर चूजन इज 10 ओहम रेजिस्टर, यानी फर्स्ट के ऊपर आपके पास 10 ओहम का रेजिस्टर हो और बी एक इवेंट चूज करते हैं, सेकंड इज सेलेक्टेड, सेकंड selected is a 30 ओहम रेजिस्टर। 2 इवेंट्स हमने लिए क्योंकि हमने 2 इवेंट्स यहां पे ड्रा करने हैं। अब देखें पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए का सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट इट इज अ 10 ओहम रेजिस्टर, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ओहम रेजिस्टर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए हमारे पास कितने होंगे, फर्स्ट के ऊपर कितनी तादाद है 6, तो ये एन ऑफ ए 6 होगा और एन ऑफ बी जो है वो कितने हैं, वो हमारे पास 10 है, तो इसकी तादाद क्या है 10। तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेलेक्टेड इज 10 ओहम रेजिस्टर इज
कितने से 6 है टोटल, तो 6 आउट ऑफ 10। जब आप इसको सिंपल करेंगे तो 3 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सेकंड इवेंट, पार्ट सेकंड सिंपल है, इट इज अ 30 ओम रजिस्टर। तो अगर 30 ओम है तो सेकंड आपके पास 30 वाला ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करनी है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस होगा। तो एन ऑफ बी आपके पास क्या है, टोटल आपके पास 30 ओम रजिस्टर है, तो 10 कितने में से आपने चूज करने हैं, 16 में से। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें, 5 2 जा और 5 2 8 जा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड selected is 30 ohm resistor is equal to 5 divided by 8। तो ये तो मैंने सिंपल लिया है जिसमें कोई कंडीशन, दोनों इवेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। अब देखें, अब हमारे पास पार्ट बी है। चूंकि पार्ट बी में आपने क्या करना है, एट द स्टार्ट 2 रेजिस्टर्स आर सेलेक्टेड, 2 रेजिस्टर्स हमने सेलेक्ट करने हैं। फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट आपके पास बोथ आर 10 ओहम रजिस्टर। तो पार्ट बी को आप गौर से देखें, दोनों जो है वो क्या हो, दोनों हमारे पास 10 ओहम रजिस्टर हो। तो हमने पहले पे भी 10 ओहम रजिस्टर मिले और दूसरे इवेंट के ऊपर भी 10 ओहम रजिस्टर मिले। तो अब यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी, अब इसका फर्स्ट के ऊपर अगर आपके पास 10 ओहम रजिस्टर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट सेलेक्टेड इज 10 ओहम रजिस्टर क्या होगा, एन ऑफ ए, तो वही एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस होगा। तो ये आपके पास सिंपली हमने फाइंड कर दी है, 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। ये आप फर्स्ट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है वो क्या होगी, 3 डिवाइड बाय 5। अगर अब देखें बॉक्स में से टोटल 16 है, 16 में से एक इवेंट ड्रा हो गया, सेलेक्ट कर दिया हमने एक रजिस्टर को। अब वो रजिस्टर जो है वो कौन सा है, वो 10 ओहम का रजिस्टर है। तो सेकंड के ऊपर भी हमारे पास 10 ओहम का रजिस्टर हो, तो एक रजिस्टर बॉक्स से निकल गया, तो टोटल आपके पास कितने रह जाएंगे, 15 नहीं होंगे। अब अगर आपका पहला रजिस्टर 10 ओहम का है, तो 10 ओहम के हमारे पास 6 रजिस्टर थे। जब एक रजिस्टर आपने चूज कर दिया तो कितने रह जाएंगे, 5। तो सैंपल स्पेस में अब हमारे पास एन ऑफ, अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए एन ऑफ S1 लिखता हूँ। सेकंड सैंपल स्पेस जो हमारे पास नया बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 10 इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन हमने ये क्या कही थी, प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन से पहले हमने एग्जांपल किया था, हमने कहा था कि जब आपके पास सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाए आफ्टर सेलेक्टिंग चूजिंग आर अकरिंग एन इवेंट। तो जब सैंपल स्पेस रिड्यूस होता है और उस सैंपल स्पेस में जब आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। अब देखिए एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब चूंकि आपके पास सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ है तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जब ए आकर हो चुका हो। तो इस केस में आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बनेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू बी गिवन ए। तो ए ऑलरेडी अकर्ड, टोटल 15 रह जाएंगे, और आपके पास फर्स्ट में कितने हैं, 5 है, तो 5 1 जा और 5 3 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b given a is equal to 1 divided by 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हमने ऐसे भी लिखा था, यहाँ पर हम डिफिनीशन किया था n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय n ऑफ a। तो ये जो डिफिनीशन है इसको भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a। अब देखिए चूंकि वो कह रहे हैं कि फाइंड बोथ, तो बोथ का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो वी यूज द मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी बोथ इवेंट्स के ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3 है, ये इसके साथ कैंसिल। दिस एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5।
नोट कर लें। मैं साफ करके सेकंड के ऊपर आता हूँ, सेकंड पार्ट के ऊपर। अच्छा, सेकंड पार्ट को देख लें। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि द फर्स्ट is 10 ohm resistor and the second is a 30 ohm resistor। तो फर्स्ट पे आपके पास क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे बोथ 10 थे तो फर्स्ट पे भी 10 था और सेकंड पे भी 10 था, लेकिन यहाँ पे दोनों के ऊपर आपका फर्स्ट पे 10 और सेकंड पे 30 ओम रेजिस्टर। तो फर्स्ट पे अगर 10 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फर्स्ट इवेंट ए दिया है, वो क्या होगा? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो अब देखें, फर्स्ट इवेंट अगर अकर हो जाए तो फर्स्ट इवेंट की जो एन ऑफ ए है वो क्या था हमारे पास? एन ऑफ ए हमने लिखा था कि 6 है और एन ऑफ बी हमारे पास 10 था और एन ऑफ एस क्या था? वो हमारे पास 16 था। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमारे पास क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वही आएगी 6 3 और 5, तो ये 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 10 नहीं है, ये 16 है। 3 2 और 3 2 8 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू, फर्स्ट में आपके पास एक इवेंट अकर हो गया, 6 है। सेकंड एन ऑफ बी क्या है? 10 है। तो ए में से एक निकल गया, 5 हो गया, तो 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा 15। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करनी है, तो बी गिवन ए 10 है, 10 आउट ऑफ 15, तो 5 2 और 5 3 ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्योंकि जब आप एक इवेंट अकर करेंगे तो उसमें से ए में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इवेंट 10 है तो 10 कम हुआ, लेकिन 30 ओम रेजिस्टर जो है वो 10 ही रहेंगे, वो कम नहीं हुए, ये कम हुआ है। तो सैंपल स्पेस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो 15 होगा, लेकिन बी के ऊपर अभी फिलहाल वही 10 में से आपने एक चूज करना है, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का हो जाएगा। तो फिर सेकंड और फर्स्ट है तो ये बी प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी यानी मल्टीप्लिकेशन ला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, 3 दा खत्म, 2 1 दा 2, 2 4, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? बोथ आर 30। यहाँ पे बोथ आर 10 था, यहाँ पे बोथ आर 30। जब फर्स्ट और सेकंड की बात आती है बोथ का लफ्ज यूज होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपने बोथ का लफ्ज जब आ जाए तो इसका मतलब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, या फर्स्ट एंड आ जाए तो फिर भी एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट ए है और सेकंड बी है, तो एंड बी इंटरसेक्शन आपने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ एक बोथ 30 ओम का है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट में हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ 30 ओम। तो ये सिंपल है। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? यानी फर्स्ट पे जब आप के पास 30 का हो तो 30 का हो 30, एन ऑफ बी क्या है? एन ऑफ बी हमारे पास 10 है। इस केस में 30 यानी 10 टोटल 30 ओम रेजिस्टर्स हैं। एन ऑफ ए आपके पास क्या है? वो 6 है और एन ऑफ एस आपके पास 16 है। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ ए, बल्कि आपने क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट आपके पास 30 का है, तो मैं ए से रिप्रेजेंट से कंफ्यूज ना हो, मैंने ए या बी लिखा है। जो नोट्स में अपलोड करूंगा उसमें मैं इसको क्लियरली आपको लिख दूंगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ये इवेंट को रिप्रेजेंट करने का के लिए मैंने ए या बी यूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इस केस में मैंने कहा लेट ए बी इन इवेंट जिसमें फर्स्ट 30 ओम का रेजिस्टर हो, तो ये हो जाएगा 10 आउट ऑफ 16, क्योंकि 30 ओम के 10 है और 16, तो 5 2 और 2 8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे इस केस में 5 डिवाइडेड बाय
8 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये वो ए और बी नहीं है जो मैंने फर्स्ट के लिए सपोज किया था, इसके लिए या इसके लिए, ये मैं इसके लिए अलग उसी तरह सपोज कर रहा हूँ कि लेट ए बी एन इवेंट जिसमें फर्स्ट सेलेक्टेड रजिस्टर 30 ओम का हो और सेकंड सेलेक्टेड बी 30 का हो। तो सेकंड बी 30 का तो उसमें उसको मैंने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। यहां देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, फर्स्ट इवेंट अकर हो गया, तो अब फर्स्ट इवेंट अकर हो गया तो टोटल 10 थे, यहां मैंने इसको ए कहा है, टोटल क्या थे 10 थे, तो 10 में से एक निकल गया। जब बॉक्स में से आप एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 रह जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 9 आउट ऑफ, अब ये कितने हो इनाफिस, क्योंकि बैग में 16 में से एक निकल गया है एक इवेंट, तो टोटल 15 रह जाएंगे, 9 आउट ऑफ 15, तो 3 3 are 9 और 3 5 are, this implies the probability of B given A is equal to 3 divided by 5। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि both are A 30, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, probability of A intersection B is equal to probability of A multiply probability of B given A, तो ये उसी तरह probability of A intersection B is equal to 5 divided by 8 multiply 3 divided by 5, 5 के साथ कैंसिल, this implies the probability of A intersection B is equal to 3 divided by 8, ये इसकी probability है। इसके बाद हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कहते हैं, जब एक इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को अफेक्ट ना करे, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट टॉस के ऊपर आपके पास हेड आए या टेल आ जाए, तो अगर फर्स्ट के ऊपर हेड आ गया तो सेकंड टाइम जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो ये डिपेंड तो नहीं करेगा कि फर्स्ट पे हेड आया है तो सेकंड के ऊपर टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली दो कॉइन्स को आप एट अ टाइम टॉस करते हैं तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर अगर हेड आता है तो सेकंड के ऊपर लाजमी नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो दो इवेंट्स है ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट इवेंट अगर हो या ना हो उसका सेकंड इवेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करता। अब एक डाई है, अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो फर्स्ट थ्रो के ऊपर अगर कोई नंबर आता है, कोई साइड आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो सेकंड टाइम जब आप उसको थ्रो करेंगे तो लाजमी नहीं है कि अगर 1 अकर हुआ है तो उसको सेकंड टाइम 1 नहीं आएगा या 2 आएगा या कोई 3 आएगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है उसके ऊपर भी। तो इसमें भी आपके पास अगर आप डाई को थ्रो करते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं होता। क्यों रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो वही आपके पास रिप्लेसमेंट होती है, वही अगर हेड आ जाए तो दोबारा कॉइन टॉस करने के साथ आपने फिर भी हेड और कॉइन में ही से आपने टॉस करना है, तो सैंपल स्पेस वही रहता है। इसी तरह डाई के केस में भी आप देखिए यहाँ पर अगर दो इवेंट्स जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होगी, वो हमारे पास होगी probability of A intersection B is equal to probability of A multiply probability of B in case of independent events। और इस केस में आपके पास probability of A given B बराबर होता है probability of A के and probability of B given A equals to probability of B। यानी अगर एक इवेंट अकर हो या ना हो उसके अकर से इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इफेक्ट ना करे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, तो वी से दैट टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसके आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इस केस में ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जांपल इसके ऊपर
a fair die is rolled twice, दो दफा इसको रोल किया, ठीक है। व्हाट इज या फाइंड द probability of getting 4, 5, 6 on first throw and 1, 2, 3, 4 on second थ्रो। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए इस केस में आपका सैंपल स्पेस क्या है, आप एक डाई को रोल कर रहे हैं ट्वाइस, 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि आप एट अ टाइम 2 को नहीं कर रहे, ट्वाइस कर रहे, इसका मतलब आपने फर्स्ट टॉस कर दिया तो फर्स्ट के ऊपर टोटल सैंपल स्पेस 1 to 6, और जो आपके पास इवेंट ए है, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो और टॉस, ठीक है। तो एन ऑफ एस क्या है इस केस में 6 है, और एन ऑफ ए क्या है इसमें कितने 1, 2, 3, तो ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट probability of getting 4, 5, 6 on first throw equals to 1 divided by 2। इसी तरह सेकंड का अगर आप लिख ले तो सेकंड में आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फिर वही S2, इसको अगर हम लिख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n ऑफ S2 इज इक्वल टू 6। ये S1 S2 में सिर्फ इसको डिफरेंट करने के लिए लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए बी इवेंट हम सपोज करते हैं, लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 1, 2, 3 एंड 4 ऑन सेकंड थ्रो, तो इसमें एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4, यानी इसको गिन ले 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 आउट ऑफ 6, तो 2 2s और 2 3s, दिस एम्प्लॉयज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप यूज करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कहा है कि 2 टाइम्स आपने इसको ट्वाइसली रोल किया है, तो सेकंड फर्स्ट के ऊपर एंड सेकंड के ऊपर, तो जब एंड है तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चूंकि दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या हमारे पास आया है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 के साथ कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट के ऊपर हम 4, 5, 6 और सेकंड के ऊपर 1, 2, 3, 4 आ जाए, ठीक है। इसको देख ले, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस में नोट्स में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर ले, किसी चीज़ की समझ ना आ जाए तो आप कमेंट्स में लाजमी क्वेश्चन किया करें। थैंक यू।